कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज यहां पर बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ तेजी लौटती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते 9% की गिरावट थी, लेकिन इस वक्त 1 से 1.5% की तेजी के साथ यहां पर कच्चे तेल में कारोबार है। सप्लाईज की चिंता यहां से लीबिया में निकली है और चीन की मांग यहां पर बेहतर होने की उम्मीद से भावों में सपोर्ट है। लेकिन बेस मेटल्स में ऐसा कोई पॉजिटिव फंडामेंटल हमने बनता हुआ नहीं देखा। लगातार यहां पर गिरावट है। कॉपर 15 महीने के लोज पर, एल्यूमिनियम 1 साल के लोज पर, जिंक 3 महीने के लोज पर, स्टील 6 महीने के लोज पर, यहां पर सभी जगह गिरावट जारी है। क्यों गिर रहे हैं मेटल्स, क्या करना चाहिए, आपको कारोबार बताएंगे इस शो पर। और इसी के साथ बताएंगे खरीफ बुआई का लेटेस्ट अपडेट, जहां पे हमने लगातार जो नंबर्स हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कम होते हुए देखे हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर क्रूड से ही कर लेते हैं, जहां पर हल्की सी तेजी हमने यहां पर वापस आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप अनुज करंट लेवल्स, और यहां पर अब क्या करने की राय है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड अभी देखें तो $114 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं अगर देखें तो एमसीएक्स में करीबन 8,600 के आसपास चल रहा है। हमने देखा था लास्ट वीक में रिसेशन की वजह से एक शार्प करेक्शन देखा था, करीबन $120 से $113 तक आया था, और यहाँ पर थोड़ा सा अभी सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड जो है कंसर्न है और जो सप्लाई कंसर्न है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया। लीबिया के अंदर ही प्रोडक्शन कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया है। बट अगर हम देखें तो जो लास्ट वीक में करेक्शन आया था, हमें लगता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। टेक्निकल अगर देखें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में था, जहाँ से हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी भावों में जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि नीचे में $110, ऊपर में करीबन $116, ये हम रेंज देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेंटेन हो सकती है। हालांकि दोनों साइड की न्यूज़ यहाँ देखने को मिली है, रिसेशन की भी न्यूज़ यहाँ देखने को मिली है। साथ में प्रोडक्शन कट की जो है, सप्लाई शॉर्टेज की, उसकी भी यहाँ पर हमने न्यूज़ आते हुए देखी है। हालांकि ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन जरूर बढ़ाया है, मगर यहाँ पे जो सप्लाई साइड है अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो नीचे आ सकते हैं। तो एक रेंज में यहाँ पर रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, नीचे 110 से लेकर $116 तक। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक रेंज ही बनी रहेगी। नीचे हमने कल देखा था भाव 8,300 से तक आए थे, और वहां से अगेन हमने 8,600 तक के लेवल आते हुए देखे हैं। तो एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 8,300 से लेकर 8,700 के बीच एक टाइट रेंज बनी है। इस रेंज के बीच ही ट्रेड करते हुए देखे जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए 8,700 के आसपास अगर भाव मिलते हैं, 8,650, 8,700 के आसपास, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। और खरीदारी के लिए नीचे करीबन 8,450 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये टाइट रेंज है जहां पर हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस ट्रेड हो सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि 110 116 के बीच में यहाँ पर कारोबार बना रह सकता है। एक नजर यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस पर भी डालेंगे, जहां पर कल का अच्छी खासी गिरावट थी। कैसे देखते हैं आप रवि इसे, क्योंकि ऊपरी स्तरों से जोरदार मुनाफा वसूली ऑलरेडी हम यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं। आने के समय में यहाँ पर आगे हरिकेन सीजन भी है, ऑफकोर्स बाजार में काफी सारे रशिया को लेकर भी कंसर्न्स हैं। कैसे देखेंगे आप करंट लेवल्स को? सॉरी, जरूर से प्राइसेस में जिस हिसाब से अभी मोमेंटम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बेसिक जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड ज्यादा है। एंड उसमें ज्यादातर जो कंसर्न है वो अदर जो क्लासेस है, लाइक कोल है, लाइक नेचुरल गैस, मींस के जो भी अदर रिसोर्सेस है, पावर है, उसके भी कॉस्ट धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक 500 तक के लेवल्स अप्रोच होते हुए दिखेंगे। तो ये जो भी उछाल आया है, जो भी शॉर्ट कवरिंग आया है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको देखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आज 525 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पे सेल करें। डाउन साइड मेरा मानना है 510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 530 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड, जो यूरोप की ओर जो रशिया ने अपना सप्लाई कम किया था, उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट सप्लाई का डिजास्टर जैसा इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड ये लोग ने भी मैनेज कर लिया है। और नेचुरल गैस का जो सप्लाई यूएस से यूरोप की ओर, वो भी धीरे धीरे काफी स्ट्रांग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी नेचुरल गैस पे टॉप बन चुका है, और एवरेज सेल वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी एक वीकनेस दिखनी चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि कच्चे तेल में एक रेंज बाउंड कारोबार रह सकता है, लेकिन नेचुरल गैस में यहाँ पर डिप्स रादर अपटिक्स पे बिकवाली करके काम करना चाहिए। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, और क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि सोने में हमने कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पर बाजार में बनता हुआ देखा है। अगर आप लेवल्स देखें तो 1840 एक पाइवोट पॉइंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और उसके आसपास हमने सोने को काम करते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप इसे अनुज, क्योंकि 1834-35 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर फिलहाल बनते हुए नजर आए हैं। भारतीय बाजारों में सपोर्ट है, क्योंकि रुपए में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सोना अगर किसी को खरीदना हो, ट्रेड करना हो, नियर टर्म लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो कैसे करेंगे आप?
मनीषा जी देखिए, फेडरल बैंक का डिसीजन जब आया तो एक ज़्यादा हमने मूवमेंट नहीं देखा गोल्ड में। एक सिमिलर सिर्फ $30 के अंदर ही गोल्ड मूव करके रह गया। नहीं, जनरली हम देखते हैं जब भी फेड का डिसीजन होता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो मूव जो है गोल्ड के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखा। कहीं ना कहीं देखें तो गोल्ड भी एक रेंज में ही फंस के रह गया। अगर हम पिछले एक महीने से देखें तो नीचे करीबन $1804 से लेकर ऊपर में करीबन $1870 ये रेंज मार्केट ने पकड़ लिया और इसको कंटिन्यूस होल्ड कर रही है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो नीचे करीबन 50,500 के आसपास से और ऊपर में 51,300 ये रेंज मार्केट ने पकड़ी है और इसी रेंज के बीच मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्फ्लेशन का कंसर्न देखने को मिला है और दूसरी तरफ जो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उससे हमने देखा है कि दोनों साइड का ही ट्रेड गोल्ड के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। मगर एक चीज हमने एक नोटिस करी है कि जब भी गोल्ड नीचे आया है तो रिकवरी एक शार्प रिकवरी गोल्ड में देखने को मिली है। तो अल्टरनेटिवली मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। हालांकि खरीदारी का ट्रेड ही यहाँ पर बनता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो नीचे अगर भाव करीबन 50,650 50,500 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा। हमें लगता है कि ऊपर में 51,200 51,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1870 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि हमने काफी दिनों से होल्ड करते हुए देखा है। अगर 1870 का रेंज ब्रेक होता है तो ऊपर में $1,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से रुपया वीक हो रहा है हमें लगता है कि उससे काफी हद तक डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उससे भी गोल्ड को सपोर्ट रहेगा और आने वाले समय में जो फेस्टिवल डिमांड हम देख रहे हैं आने वाले 2 या 3 महीनों में वहां पर भी हम फिजिकल गोल्ड के अंदर खरीदारी लौटते हुए देखेंगे। तो लोअर लेवल्स जहां मिलते हैं वहां पर खरीदारी का ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट, यानी कि बाइंग करके यहाँ पर सोने में कारोबार करना है, लेकिन चांदी की क्या दिशा नजर आती है रवि? क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ हमने बेस मेटल्स में आता हुआ देखा है उसका खासा असर यहाँ पर चांदी में बरकरार है। तो चांदी जब से 22 का लेवल ब्रिज किया है एंड इस टाइम देखे तो लंबे टाइम कंसोलिडेशन एंड करेक्शन के बावजूद ये लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है और बेस मेटल का लगातार यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। तो आई थिंक कि वहां पे आज के दिन शायद जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में हम बॉन्ड यील्ड्स देखे या यूएस डॉलर देखे तो वहां पे एक स्टेबिलिटी है। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद सेकंड हाफ में देखने को मिले, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड वहां पे रेस्ट्रिक्टिव बना हुआ है। वहां पे इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म के लिए अलग स्ट्रेटेजी बना के चलना बेटर रहेगा। ऑल ओवर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब $22 के ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस रहेंगे एंड डॉलर इंडेक्स में 103 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो गए। बट अभी जिस हिसाब से रैशनल से ये वीक में फेडरल रिजर्व चेयर की टेस्टिमनी भी है कांग्रेस के सामने और जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद उन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काफी फैन बर्ड्स एंड काफी कंफ्यूजन हुई थी। तो आई थिंक उसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा आएगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। बट मुझे लग रहा है कि आज के दिन में कोई ट्रेड लेना है तो वहां पे बाय ऑन डिप्स का ट्रेड एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। आज रिस्क ऑन माहौल अक्रॉस द ग्लोब फाइनेंशियल मार्केट में है, मेटल्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है कि इसका सपोर्ट सेकंड हाफ में मिल सकता है। 60,500 60,550 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 60,200 का लगा है। अपर साइड एक लिमिटेड अपसाइड बट 61,200 61,500 तक की आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में मेरी सजेशन है कि वहां पे बाय करके चलना चाहिए। ओके, खरीदारी आज इंट्राडे में यहाँ पर रह सकती है, लेकिन अभी अगर आपके स्क्रीन पे जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर 0.25% की गिरावट दिखा रहे हैं और जैसे हमने कहा कि भारतीय बाजारों में गिरावट कम है रुपए की वजह से। मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट है। जैसे मैंने पहले भी कहा, एल्यूमिनियम यहाँ पर करीब 1 साल के लोज पे कारोबार कर रहा है। कॉपर में हमने 15 महीने के लोज आते हुए देखे हैं। स्टील 6 महीने के लोज पर है। यहाँ पर कोई भी खरीदारी फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। डॉलर में मजबूती है, इकोनॉमिक डेटा खराब आए हैं, रिसेशन की चिंताएं बाजार में हैं, चीन को लेके भी यहाँ पर कंसर्न्स हैं, तो उन सब का असर हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये 3 मेटल्स हैं जहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़ी थोड़ी ठीक भी है। अनुज, कैसे देखते हैं आप इन्हें? मनीषा जी देखिए, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम के अंदर देखें तो कल हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी। तो कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट जो है वो लोअर लेवल को सस्टेन तो कर रहा है, मगर एक यहाँ पर भी टाइट रेंज बनती हुई दिखी है। कॉपर अगर बात करें तो नीचे में करीबन 730 और ऊपर में करीबन 745 ये पिछले 3 दिनों के अंदर हमने रेंज आते हुए देखी है। हमें लगता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में ट्रेड हो सकता है। हालांकि कल हमने देखा था 730 732 से मार्केट रिकवर भी हुआ था। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी क्योंकि जिस तरीके से मार्केट इतना नीचे करेक्ट हुआ है तो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो अभी हम डाउ जोन्स के अंदर भी एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो एक बाउंस बैक हम मेटल्स के अंदर आते हुए भी देख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है।
कॉपर में करीबन 732 731 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 738 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिमिलर अगर जिंक की बात करें तो कल हमने 307 से इसमें काफी अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा था, तो वही ये 307 308 के आसपास के लेवल्स में तो खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 314 315 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एल्युमिनियम भी अगर देखें तो यहाँ पर भी एक लोअर लेवल पर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि शार्प फॉल इसके अंदर आता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करीबन 214 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 216 217 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर रेंज वाइज देखें या ट्रेड वाइज देखें तो काफी रेंज बाउंड ट्रेड हमने सभी बेस मेटल में आते हुए देखा है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट जो है एक टाइट रेंज में ही रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन अच्छे खासी गिरावट हमने अपने हाई से इन सभी मेटल्स में आते हुए देखी है। कॉपर की अगर बात करें तो अब ये 22% फिसल चुका है अपने हाई से। एल्यूमिनियम में करीब 40% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से, और जिंक में भी हमने यहाँ पर करीब 18% की गिरावट इस साल के हाई से फिलहाल आते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स मानसून की तरफ से। बुआई के नंबर्स का यहाँ पर क्या हाल है, अच्छे मानसून का असर यहाँ पर क्रॉप प्राइसेस पे कैसे देखने को मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्या हाल हैं, इन सब को लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। Molia Steel presents Majboot Stocks of the Day. वज्रासना जो एक पोस्चर है आप खाने के बाद कर सकते हो, इंक्रीजेस डाइजेशन एंड कीप्स योर माइंड काम एंड बॉडी हेल्थी। स्वागत है आपका, और बात अब मानसून की, जहां पर आईएमडी के हिसाब से यहां पर 50% से ज्यादा देश के हिस्सों में मानसून अब पहुंच चुका है। आपको याद दिला दें कि यहां पर मानसून का जो अराइवल था वो 3 दिन जल्दी था, उसके बाद अगले 10 दिन तक यहां पर प्रोग्रेस या एक्टिवेशन रुक गई थी, लेकिन अब प्रोग्रेस मानी जा रही है कि अब बेहतर हो गई है। पिछले हफ्ते तक यहां पर 37% डेफिशिएंसी थी एक दिन, जो अब घटकर 5% हो गई है, यानी कि मानसून की प्रोग्रेस भी बेहतर हुई है और जो एक्टिवेशन है वो भी। और पिछले 5 दिनों में बारिश ज्यादा हुई है वेस्ट कोस्ट के लिए, अगले 5 दिन अहम भी रह सकते हैं, ऐसा आईएमडी का मानना है। चाहे वो नॉर्थ है, सेंट्रल है या ईस्ट है, इन सभी हिस्सों में यहाँ पर जोरदार बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो गया, और काफी हिस्से जो आगे हैं मध्य प्रदेश के, गुजरात के, यहाँ पर भी अब मानसून की पहुंच हमने आते हुए देखी है। लेकिन अगर खरीफ के बुआई के इलाके नंबर्स देखें, वो बहुत बेहतर नहीं नजर आते हैं। रवि, कैसे देखते हैं आप खरीफ बुआई के नंबर्स? बिकॉज पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी वेरियस क्रॉप्स के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कम दिखते हैं। रवि, आप म्यूट पे हैं। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, या रवि। हाँ जी, बेसिकली जो अभी मॉनसून के नंबर्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो मॉनसून का अराइवल था वो बिफोर द टाइम था, और इस टाइम थोड़ा बहुत डिले हुआ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा टाइम लगा, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन थोड़ा अभी लोअर दिख रहा है। बट अगर ये सेट मॉनसून का रहा तो आई थिंक के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब वो अच्छी होगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस भी काफी अच्छे है, तो फार्मर्स का अट्रैक्शन इस टाइम काफी बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में अगर थोड़ा बहुत ऑनसेट हो जाता है मॉनसून, तो आई थिंक क्योंकि अभी फार्मिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वाटर का जो डिपेंडेंस है वो मॉनसून पे इतना ज्यादा रहा नहीं, तो धीरे धीरे ये डिपेंडेंस कम हो रहा है। बट यस, फिर भी हमारा मेजरली 85-90% तक डिपेंडेंस मॉनसून के अराइवल्स एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे ही होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जुलाई एंड तक आपको ये नंबर ठीक होते हुए दिखेंगे। बट मेरा ये मानना है कि अगर क्रॉप वाइज बात करें
तो मेजरली ये साल कपास, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड टर्मरिक, ये 4 कमोडिटी है जिसके प्राइसेस पे अच्छे हैं। एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात में एक ट्रेंड रहता है कि जो भी कमोडिटीज के प्राइस टॉप पे रहते हैं वहां पे सोइंग का फोकस फार्मर्स का ज्यादा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में सबसे हाईएस्ट फार्मर का इंटरेस्ट है और वहां पे बुआई के नंबर पे अच्छे आने चाहिए। हालांकि वहां पे क्योंकि पहले ही बुआई में जल्दी उसको बारिश चाहिए, इस हिसाब से थोड़ा बहुत डिले अभी दिख रहा है। डेटा इतना प्रोग्रेस नहीं किया है, बट आगे जाके ये प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ग्राउंड नट में भी मेरा ये मानना है कि इस टाइम बुआई अच्छी होगी और सोयाबीन भी एक अच्छा प्रिफर्ड कमोडिटी होगा। थोड़ा बहुत पल्सेस से ध्यान हटेगा मार्केट का और अदर जो कैश क्रॉप है वहां से भी हट के मार्केट का जो पूरा फोकस है इस टाइम ये 3 कमोडिटी पे ज्यादा है। क्लियरली। और कुछ मुनाफा वसूली हमने क्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटीज आते हुए देखी भी है। हमारे साथ सानविन ग्रुप के संदीप बजोरिया अब यहाँ पर जुड़े हैं। संदीप जी नमस्कार। खाने के तेलों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन जो ऑल टाइम हाईज पे था वहां से वो भी थोड़ा सा हटता हुआ नजर आया है और पाम तेल में तो यहाँ पर करीब 5 से 6 महीने की लोज पर अब यहाँ पर कारोबार दिखा है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 12% की गिरावट यहाँ पर है। कैसे देखते हैं आप ये मुनाफा वसूली? मनीषा जी, पाम तेल जो पीक था $2100, वो $2100 से गिर के अभी $1410 हो गया है। सो मतलब आप समझ के चलिए पीक से 30% मार्केट गिर चुका है एंड दिस इज अ वेरी सब्सटेंशियल फॉल एंड ये बहुत बड़ी रिलीफ है कंज्यूमर्स के लिए। एंड सप्लाई बहुत नॉर्मल हो गया है। इंडोनेशिया ने इतने दिन तक सप्लाई जो रोका वो उस पाप का प्रायश्चित वो भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। बिकॉज एक साथ में जब सप्लाई शुरू हुआ तो मार्केट गिरना शुरू हुआ तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला है और 30% फॉल होने बाद भी अभी मार्केट स्टेबल होगा कि नहीं होगा ये अभी भी क्वेश्चन है। बट एक बिकॉज क्रूड ऑयल थोड़ा स्टेबल हो चुका है जो 120-21 का 107-8 जाके अभी 110 है, तो इसको लग रहा है कि थोड़ा पाम की बायोडीजल में डिमांड बढ़ेगी और पाम ऑयल का गैस ऑयल का जो स्प्रेड था वो अभी फेवर में आ गया है पाम को बायोडीजल में यूसेज करने के लिए। सो आई थिंक मार्केट स्टेबल हो सकता है इन लेवलों पे, बट फिर भी आज के एक दिन सेशन और वॉच करना पड़ेगा। एंड जहाँ तक सोयाबीन ऑयल का सवाल है वो भी ऊपर में $2100 था, अभी $1600 हो गया है, तो उसमें करीबन आप समझ के लिए 22 से 24% की गिरावट आई है। सनफ्लावर ऑयल भी, तीसरा ऑयल जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो ऊपर में $2200-2300 हो गया था, वो आज $1800 है। सो अच्छा सब्सटेंशियल फॉल आया है। सप्लाई बढ़ा है वर्ल्ड में। वहाँ यूक्रेन से भी अगल बगल के देश में रोड से, रेल से, छोटे बाजे से तेल निकल रहा है। जो महीने का यूक्रेन 5-5.5 लाख टन सनफ्लावर एक्सपोर्ट करता था एक पीक में, वो 1.5 से 5 अभी उनका एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। यूक्रेन में सोइंग भी जो है वो 60% ऑफ द लास्ट ईयर हो चुकी है। अब यूक्रेन में टेंशन जो है वो बॉर्डर एरियाज में आप समझे ज्यादा है बिकॉज वो रशियन ऑक्यूपेशन में है जी। और पोर्ट्स, बड़े पोर्ट्स अभी भी वहाँ से ऑपरेशनल नहीं है, बड़े वेसल निकल नहीं पाते हैं बिकॉज वो रशिया अलाउ नहीं कर रहा है और वहाँ माइंस भी है सब बॉर्डर में, उनको भी डीमाइनिंग करना पड़ेगा। बट बगल के देशों में रेल से और रोड से और छोटे बाजे से वहाँ से सनफ्लावर सीड ऑयल मिल निकलना शुरू हो गया है। ओके। तो उसके वो तो सप्लाई को आईडी कर ही रहा है वर्ल्ड में। सो और इतने ऊंचे भाव जाने से सनफ्लावर की डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है और अप्रैल मई में यहाँ गर्मी इतनी थी इंडिया में तो उससे भी 20% डिमांड का डिस्ट्रक्शन हुआ है। बट आई थिंक लग रहा है अभी मानसून, जैसे आपने कहा कि मानसून अभी 50% कवर कर लिया और बैलेंस 50% कवर कर लेगा और रिलीफ लोगों को मिल रही है। मौसम भी थोड़ा कूल हो गया है तो आई थिंक अब लोग तेल का कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे और डिमांड भी बढ़ेगी कीमतें रिजनेबल होने से। तो आई थिंक अभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहिए। तो मुझे याद है संदीप जी, जिस तरह से तेजी हम देख रहे थे वो भी एंटिसिपेटेड नहीं थी और जिस तरह से मुनाफा वसूली आई है वो भी शायद काफी क्विकली यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। और आगे जाके अगर मॉनसून बेहतर है, सप्लाईज इंडोनेशिया, मलेशिया में अच्छी हैं, यहाँ पर बुआई अच्छी होती है, बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम जून जुलाई से गिरावट आता हुआ देखेंगे जो अब बनती हुई नजर आई भी है। आपको लगता है कि यहाँ पर एक ठहराव है, कंसोलिडेशन है, यहाँ से कुछ और हल्के हो सकते हैं बाजार? हमने जैसे कहा क्रूड एक सपोर्टिंग फैक्टर है अभी, तो ये ठहराव दे सकता है। लेकिन फिर भी नर्वसनेस मार्केट में बहुत है बिकॉज नोबडी अभी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है एंड स्टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कारण से थोड़ा नर्वसनेस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। हो सकता है कि 100-150 रिंगिट और निकल सकता है। मलेशियन जैसे 4900 रिंगिट अभी है। ऊपर में ये तो देख रहे हैं हम, इंडोनेशिया ने जब बैन लगाया, बैन का अनाउंसमेंट किया तो 8000 रिंगिट चला गया था। सो ये थोड़ी सी मामूली गिरावट और आ सकती है बट मोर और लेस क्रूड अच्छा सपोर्ट करेगा इस चीज को अभी और मार्केट थोड़ा अभी कंसोलिडेट हो जाएगा इस लेवल्स पे।
पॉइंट टेकन। अनुज, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि सिर्फ खाने के तेल ही नहीं, यहाँ पर मुनाफा वसूली गुआर में लगातार जारी रही है, मसाले रोजाना यहाँ पर पिटते रहे हैं, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में एक प्रेशर यहाँ पर लौटा है। फिर चाहे वो चीनी है, खाने के तेल हैं, दालें हैं, चावल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोरदार गिरे हैं। आपकी कोई टॉपिक या स्ट्रैटेजी एग्री स्पेस में अभी? मुझे लगता है कि अभी अगर हम ग्वार को ही देखें तो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमने कल भी इसमें गिरावट देखी थी, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। 5400 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि एक रिकवरी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो 5400 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि 5550 5600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 5800 का रहेगा, मगर ओवरसोल्ड आने की वजह से हमें लगता है कि एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ग्वार के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम वैसे हम ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मॉनसून ने पूरी पकड़ी है और जो डेफिसिट था वो पूरा कवर करते हुए दिखाई दिए हैं, तो हमें लगता है कि कुछ कमोडिटीज के अंदर अच्छी बम्पर ग्रो हम देख सकते हैं, जैसे कि हम धान के अंदर, शुगर के अंदर या कॉटन के अंदर। तो वहां पर हम एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे और हम देख भी रहे हैं कि कॉटन के प्राइसेस हायर लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कॉटन के प्राइसेस में मुझे लगता है कि कुछ नरमी का ट्रेड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो क्लियरली मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। जो फूड इन्फ्लेशन की चिंताएं थी बाजार में वो थोड़ी सी हल्की होती हुई नजर आई भी हैं। मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी है, तो एटलीस्ट फूड साइड ऑफ एरिया जो है, एग्रीकल्चर जो है, वहां पर थोड़ी सी जो कंसर्न्स हैं वो कम होते हुए नजर आई हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। रवि, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार सुमित मेहरोत्रा जुड़ेंगे आपके साथ इक्विटी के एक्शन के लिए। चाइल्ड पोज इनटू भुजंगासना आपके हार्मोन्स के लिए सुपर्ब होता है ये, एंड वेरी गुड रिलैक्सिंग पोस्चर। आगे आके लेटना है, हाथ पे वजन डाले बिना। आग को फैलने से